वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये स्पेशल नोट्स हैं, बिल्कुल एक एक प्रश्न बहुत चुनिंदा हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार क्लिक किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हिंदी से बहुत सारे प्रश्नों को समाहित करके ऑडियो और वीडियो भी बनाते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होगा और सुनते सुनते कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। तो पुष्टि मार्ग संप्रदाय के प्रवर्तनकर्ता कौन है? तो वल्लभाचार्य हैं। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के प्रवर्तनकर्ता वल्लभाचार्य हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो हित हरिवंश जी ने किया। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो हित हरिवंश जी ने किया। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो 719 दोहे हैं। ये पार्ट दूसरा है, ये हिंदी का पार्ट दूसरा है ऑडियो, और पहला पार्ट बन गया है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो उसको भी देख लीजिए। सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप अगर टीजीटी, पीजीटी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरा यह प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर भी करें। चलिए प्रश्नों की तरफ जानते हैं कि बिहारी सतसई 719 दोहे हैं। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो 719 दोहे हैं। बृंद सतसई नीति पर आधारित है। बृंद सतसई किस पे आधारित है? तो नीति पर आधारित है। अंजो दीदी नाटक किसका है? अंजो दीदी नाटक किसका है? तो उपेंद्र नाथ अस्क का है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। मेरी असफलताएं किसकी रचना है और यह कौन सी विधा है? तो यह आत्मकथा है और यह बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। भारत की सार्थक इकाई क्या है? भारत की जो सार्थक इकाई है वह शब्द है। कबीर दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर किसके समकालीन थे? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो कबीर दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी के समकालीन थे। नंददास को किसकी उपाधि मिली थी? तो जड़िया की उपाधि मिली थी। नंददास को जड़िया की उपाधि दी गई थी। प्रश्न आ सकता है कि जड़िया की उपाधि किसको दी गई थी? तो नंददास को जड़िया की उपाधि दी गई थी। नंददास को जड़िया की उपाधि दी गई थी। सिद्ध साहित्य से किसका संबंध था? तो सरहपा का संबंध था। सिद्ध साहित्य से किसका संबंध था? तो सरहपा का संबंध था। विद्यापति को क्या क्या कहा जाता है? आइए जानते हैं कि विद्यापति को और क्या क्या नामों से जाना जाता है। तो विद्यापति को अभिनव गुप्त, जयदेव कहा जाता है। मैथिल कोकिल कहा गया और क्या कहा गया? तो हेलन कवि भी कहा गया, झूलन कवि कहा गया, कंठाहार कहा गया। इस तरह बहुत सारे नाम विद्यापति के हैं। विद्यापति को एक बार जानते हैं कि क्या क्या कहा जाता है। तो अभिनव जयदेव कहा जाता है, मैथिल कोकिल कहा जाता है, हेलन कवि कहा जाता है और झूलन कवि कहा जाता है तथा कंठाहार भी कहा जाता है इनको। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो जिनदत्त सूरि हैं। जिनदत्त सूरि हैं उपदेश रसायन के रचयिता। करुड़ को रसराजत्व प्रतिष्ठा उत्तर रामचरित से मिली है। करुड़ रस को रसराजत्व प्रतिष्ठा किस ग्रंथ से मिली है? तो उत्तर रामचरित से में मिली है। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का संबंध किससे है? तो पंचवटी से है। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का संबंध किससे है? तो पंचवटी से है। फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में लिखा गया था। फूलों का गुच्छा किस में लिखा गया था? तो खड़ी बोली में लिखा गया था। और यह किसकी रचना है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। आइए जानते हैं कि सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे। सकर्मक क्रिया जहाँ खाना, पीना, पढ़ना, लिखना इस तरह के शब्द आ जाएं वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। और अकर्मक क्रिया जहाँ उठना, बैठना, उड़ना, हंसना इस तरह के शब्द वाक्य में आ जाए तो वहाँ कर्मक क्रिया होती है। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सकर्मक क्रिया कौन सी है? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो उसमें से पूछ लिया जाता है।
तो इसको जानिए कि खाना पीना पढ़ना लिखना, जहाँ इस तरह के वाक्य में शब्द आए तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है, और अकर्मक क्रिया वहाँ होती है जहाँ उठना बैठना उड़ना हंसना इस तरह के शब्द वाक्य में आ जाए तो वहाँ अकर्मक क्रिया होगी। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आइए जानते हैं कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। आनंद आनंद रस का ही शाब्दिक अर्थ होता है। रस शब्द का सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। रस शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, और यह मनुष्य के भोजन के स्वाद के रूप में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। रस का सबसे पहले जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, और यह किस रूप में मिलता है? तो मनुष्य के भोजन के स्वाद के रूप में मिलता है। काव्य शास्त्र में रस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किया। काव्य शास्त्र में रस शब्द का प्रयोग सबसे पहले भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किया। प्रश्न आ सकता है कि नाट्य शास्त्र में किसने रस का प्रयोग किया? तो भरत मुनि ने किया। हथियाना शब्द क्या है? तो हथियाना नाम धातु क्रिया है, नाम धातु है। प्रसन्नता शब्द में ध्वनि है कौन सी? तो युग्मक या द्वित्व ध्वनियाँ हैं, जो एक तरह के ही, जैसे आधा ना और पूरा ना है तो प्रसन्नता बना उसमें, तो शब्द में ध्वनि है युग्मक या द्वित्व ध्वनि। युग्मक को ही द्वित्व ध्वनि भी कहते हैं। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का वास्तविक नाम था। वैद्यनाथ मिश्र किसका नाम था? तो नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन है? तो उपेंद्र नाथ अस्क हैं। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक है उपेंद्र नाथ अस्क। ननु शब्दार्थो काव्यम, यह किसकी रचना है? तो रुद्रट की रचना है। फिर से जानिए कि ननु शब्दार्थो काव्यम, यह किसकी उक्ति है? तो रुद्रट की रचना है। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी में भाषाओं से भी प्रश्न बना दिए हैं, और वीडियो बहुत सारे बन चुके हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिए। ट्रिक द्वारा भी वीडियो बनाते हैं, तो आप चैनल पे हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर बारी बारी से आप देख लीजिए। तो हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो 5 हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। फिर से जानिए, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। आचार्य भरत ने रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किया। किसने? तो आचार्य शंकुक ने किया। आचार्य शंकुक ने अनुमितिवाद की स्थापना किया। और आचार्य अभिनवगुप्त ने किसका किया? तो अभिव्यक्तिवाद का किया। आचार्य भट्टनायक ने भुक्तिवाद का किया। आचार्य भट्टलोलक ने उत्पत्तिवाद का मत दिया। जो स्थापना किया उत्पत्तिवाद का आचार्य भट्टलोलक ने। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि अनुमितिवाद की स्थापना किसने किया? तो आचार्य शंकुक ने। आचार्य अभिनवगुप्त ने किसकी स्थापना किया? तो अभिव्यक्तिवाद का। और आचार्य भट्टनायक ने भुक्तिवाद का। आचार्य भट्टलोलक ने उत्पत्तिवाद का। ढोला मारू रा दुहा के रचयिता कौन है? तो कुशल लाभ हैं। ढोला मारू रा दुहा के जो रचयिता हैं वो कुशल लाभ हैं। राम सिंह की रचना कौन सी है? तो पाहुड़ दोहा है। राम सिंह की रचना पाहुड़ दोहा है। ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश को क्या कहते हैं? तो पिंगल कहते हैं। राजस्थानी अपभ्रंश मिश्रित को क्या कहते हैं? तो डिंगल कहते हैं। फिर से एक बार जानिए कि ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश है पिंगल, और राजस्थानी अपभ्रंश मिश्रित है डिंगल। सवैया वार्णिक छंद है। सवैया क्या है? तो वार्णिक छंद है। दोहा अर्धमात्रिक छंद है। सवैया वार्णिक छंद है, दोहा अर्धमात्रिक छंद है। चौपाई और रोला सममात्रिक छंद है। चौपाई और रोला क्या है? तो सममात्रिक छंद है। चौपाई और रोला सममात्रिक छंद है। सवैया वार्णिक छंद है, दोहा अर्धमात्रिक छंद है। झीनी झीनी बीनी चंदरिया, झीनी झीनी बीनी चंदरिया उपन्यास किसका है? तो अब्दुल बिस्मिल्लाह का है।
झीनी झीनी बीनी चुंदरिया किसका उपन्यास है? तो यह अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है और यह काशी के बुनकरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। फिर से सुनिए, अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है झीनी झीनी बीनी चुंदरिया और यह काशी बुनकरों के जीवन पर आधारित रचना है, यानी कि उपन्यास है झीनी झीनी बीनी चुंदरिया। वड़ रत्नाकर ज्योतिश्वर की रचना है। वड़ रत्नाकर किसकी रचना है? तो ज्योतिश्वर की रचना है। पेंगलम किसकी टीका है? तो बंसीधर की टीका है। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? तो राम सिंह की रचना है। राम सिंह की रचना कौन सी है? तो पाहुड़ दोहा है। पाहुड़ दोहा है। आइए जयंती के बारे में जानते हैं। वैसे तो वीडियो बन चुके हैं लेकिन फिर भी हम लोग ऑडियो में जानते हैं। हीरक जयंती किसको कहते हैं? किस साल को हीरक जयंती कहते हैं? तो 75 वर्ष को हीरक जयंती कहते हैं। रजत जयंती 25 वर्ष को कहते हैं। स्वर्ण जयंती 50 वर्ष को कहते हैं। शताब्दी 100 वर्ष को कहते हैं। फिर से एक बार जानिए, शताब्दी 100 वर्ष को कहते हैं। हीरक जयंती 75 वर्ष को कहते हैं। 75 वर्ष में मनाया जाने वाला जो भी जयंती है वो उसको कहते हैं हीरक जयंती। और 50 वर्ष में जो मनाया जाता है वह स्वर्ण जयंती होता है और 25 वर्ष में रजत जयंती, यानी कि पहले रजत जयंती, फिर स्वर्ण जयंती, फिर हीरक जयंती और उसके बाद है शताब्दी जयंती। जो शताब्दी होती है वो 100 वर्ष पे मनाई जाती है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? तो 1943 ईस्वी में। पहला तार सप्तक 1943 और दूसरा तार सप्तक 1951 में और तीसरा तार सप्तक 1959 में और चौथा तार सप्तक 1979 में। इस प्रकार तार सप्तक को भी याद कर सकते हैं कि पहला तार सप्तक 1943 और उसके बाद दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा तार सप्तक 1959, चौथा तार सप्तक 1979। इस प्रकार आप 8-8 जोड़ के 2 बार और 20 जोड़ के तीसरी बार आप सारे जो भी तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष है उसको याद कर सकते हैं। 2 बार 8-8 जोड़िए और उसके बाद में तीसरी बार आप 20 जोड़िए और उसके बाद में याद रहेगा कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब कब हुआ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को आराम से याद कर सकते हैं। इस ऑडियो द्वारा आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है क्योंकि हम जो भी हमारा नोट्स है वो सब इस ऑडियो में बना रहे हैं और सारे नोट्स बड़े चुने हुए हैं, कुछ बुक से, कुछ वीडियो से, कुछ अपने बनाए हुए, कुछ पढ़े हुए, कुछ बहुत सारे प्रश्नों को समाहित किए हैं। तो आपके लिए यह बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए फिर से अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हिंदी के प्रथम काव्य शास्त्री कौन है? तो कृपाराम है। हिंदी के प्रथम काव्य शास्त्री कौन है? कृपाराम है, जिनका समय 11वीं शताब्दी है। इन्हें हिंदी के प्रथम काव्य शास्त्री माना जाता है। इन्हें हिंदी का प्रथम काव्य शास्त्री माना जाता है। किसको? तो कृपाराम को। हिंदी का प्रथम काव्य शास्त्री कौन है? तो कृपाराम है, जिनको 11वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है, 11वीं शताब्दी, और इन्हें हिंदी का प्रथम काव्य शास्त्री माना जाता है। इनकी रचना कौन सी है इसको भी जानते हैं। तो कृपाराम की जो रचना है वह है हिम तरंगिणी और हिम तरंगिणी को रीतिकाल की प्रथम रचना मानी जाती है। कृपाराम की जो रचना है हिम तरंगिणी है और उसको रीतिकाल की प्रथम रचना मानी जाती है। रचना का समय क्या है उसको भी जानते हैं। तो रचना का समय है 1541 ईस्वी। रचना का समय क्या है? तो 1541 ईस्वी है और इसमें 5 तरंग हैं। ये जो रचना है हिम तरंगिणी, इसमें 5 तरंग और 400 छंद हैं। क्या हैं? तो 5 तरंग और 400 छंद हैं। यह नायिका भेद से संबंधित रचना है। यह जो हिम तरंगिणी है यह नायिका भेद से संबंधित रचना है। और हिंदी के प्रमुख काव्य शास्त्रियों को हम लोग जानते हैं। इससे वीडियो बन चुके हैं और आप उसको भी देख लीजिए। वीडियो कुछ ट्रिक द्वारा, कुछ आसान शब्दों में बनाए गए हैं। तो आप ज़रूर इस चैनल से जुड़िए और हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है कमेंट द्वारा ज़रूर बताइए, ताकि उससे मुझे भी थोड़ा
और काम करने पर अच्छा लगेगा कि और हम वीडियो बना रहे हैं तो आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, आपको कैसे लग रहे हैं ये तो ज़रूर बता दिया करिए। हिंदी के प्रमुख काव्य शास्त्री कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। तो कृपाराम हैं, केशवदास हैं, मतीराम हैं, भूषण हैं, चिंतामणि हैं और देव हैं। कृपाराम है, केशवदास, मतीराम, भूषण और चिंतामणि और देव, ये प्रमुख काव्य शास्त्री हैं। हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग सरफुद्दीन एज़दी ने किया। हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो सरफुद्दीन एज़दी ने किया और यह 1424 ईस्वी में किसमें किया? तो जफरनामा में किया। किसमें किया? जफरनामा में किया। हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो सरफुद्दीन एज़दी ने किया और 1424 ईस्वी में जफरनामा में किया। छायावाद की बृहत्त्रयी में आते हैं कौन कौन? बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं? तो छायावाद की बृहत्त्रयी में आने वाले जो कवि हैं वो है प्रसाद, निराला और पंत। प्रसाद, निराला और पंत ये आते हैं बृहत्त्रयी में। और लघुत्रयी में कौन कौन आते हैं उसको भी जानते हैं। तो महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा यह छायावादी की लघुत्रयी में आते हैं। फिर से सुनिए कि छायावाद की बृहत्त्रयी में आने वाले जो कवि हैं वो कौन कौन हैं? तो प्रसाद हैं, निराला हैं और पंत हैं। प्रसाद, निराला और पंत हैं। और छायावाद की लघुत्रयी में आने वाले हैं महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, ये छायावाद के लघुत्रयी में आते हैं। द्वित्व व्यंजन आए तो वहाँ क्या होता है? अक्सर द्वित्व व्यंजन जहाँ आए वहाँ व्यंजन संधि होती है। द्वित्व व्यंजन वाले शब्द अगर आ जाएं संधि पूछने के लिए तो वहाँ अक्सर व्यंजन संधि होती है। अनुस्वार केवल नाक से बोली जाती है। अनुस्वार जो है वह केवल नाक से बोली जाती है, जबकि अनुनासिक नाक और मुख दोनों से बोली जाती है। अनुनासिक नाक और मुंह दोनों से बोली जाती है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की 22 भाषाओं की सूची मिलती है। कहाँ मिलती है? तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की 22 भाषाओं की सूची मिलती है। अगर वर्णों में शब्द टूट रहा है तो क्या होगा? तो वह रूढ़ शब्द होगा। अगर वर्णों में शब्द टूट रहा है तो वह हम कैसे पहचानेंगे कि वह रूढ़ शब्द है या यौगिक है या योग रूढ़ है? तो अगर वर्णों में शब्द टूट रहा है तो वह रूढ़ शब्द है। जैसे कमल, का, मा, अल है। सौरसेनी पश्चिमी हिंदी, मागधी बिहारी हिंदी, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्री मराठी हिंदी, खस पहाड़ी हिंदी, प्राचड़ पंजाबी हिंदी। मिश्र वाक्य कैसे पहचानेंगे? अगर मिश्र वाक्य आ गया तो कैसे पहचानेंगे? तो की, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, किंतु, परंतु, लेकिन ऐसे शब्द आ जाएं अगर किसी वाक्य में और पूछ लिया जाए कि यह मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, तो आप आसानी से उसको पहचान सकते हैं कि यह मिश्र वाक्य है। कौन कौन से शब्द आ जाएं? तो ध्यान से सुनिए। की, ताकि, क्योंकि, जैसा, यदि, जैसा कि, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, किंतु, परंतु, लेकिन ऐसे शब्द अगर आ जाएं किसी वाक्य में तो वहाँ मिश्र वाक्य होगा। कवि सम्राट की उपाधि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को मिली। कवि सम्राट की उपाधि किसको मिली उपाधि? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को मिली। पद्मावत की रचना हुई थी कब? तो पद्मावत की रचना हुई थी 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में पद्मावत की रचना हुई थी। देवनागरी लिपि कैसी लिपि है? तो अक्षरात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि कैसी लिपि है? तो अक्षरात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि कैसी लिपि है? अक्षरात्मक लिपि है।
पंचमाक्षरों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग का सुझाव दिया किसने? तो श्याम सुंदर दास ने दिया। पंचमाक्षरों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग का सुझाव किसने दिया? तो श्याम सुंदर दास ने दिया। अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी अवहट्ट को माना है किसने? तो सुनील कुमार चटर्जी ने माना है। फिर से जानिए कि अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी अवहट्ट को माना है किसने? तो सुनील कुमार चटर्जी ने माना है। काव्य से संबंधित विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को काव्य शास्त्र कहा जाता है। काव्य शास्त्र किसे कहा जाता है, इसको भी जानते हैं। तो काव्य से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को काव्य शास्त्र कहा जाता है। दूसरे, काव्य के लक्षण हेतु प्रयोजन, गुण, दोषादि का विवेचन किया गया है। आधुनिक काल में काव्य के स्थान पर साहित्य शब्द प्रचलित हो गया। ऐसे में काव्य शास्त्र को साहित्य शास्त्र कहा जाने लगा। कहा जाने लगा। कब कहा जाने लगा? फिर से सुनिए कि आधुनिक काल में काव्य के स्थान पर साहित्य शब्द प्रचलित हो गया। ऐसे में काव्य शास्त्र को साहित्य शास्त्र कहा जाने लगा। मात्राएं, आइए जानते हैं कि मात्राएं किस पे कितनी होती हैं। तो गीतिका में 26 मात्रा होती है। गीतिका में 26 मात्रा, हर गीतिका में 28 मात्रा, रोला में 24 मात्रा और चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 16 मात्रा, रोला में 24 मात्रा, हर गीतिका में 28 मात्रा और गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। कबीर की रचनाओं का संकलन का नाम क्या है? तो बीजक है। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से किया। किसने किया? तो धर्मदास ने किया। बीजक किसकी रचना है? तो कबीरदास की रचना है। और यह पूरे इनकी रचनाओं का पूरा संकलन है बीजक में। और यह किसने किया? तो धर्मदास ने किया। मोचीराम के रचयिता कौन है? मोचीराम के रचयिता है धूमिल। मोचीराम के रचयिता धूमिल है। और धूमिल का नाम ही सुदामा पांडे है। धूमिल का नाम क्या था? तो सुदामा पांडे था। मोचीराम किसकी रचना है? तो धूमिल की रचना है। या सुदामा पांडे आ जाए ऑप्शन में तो आप सुदामा पांडे भी लगा सकते हैं। मुक्ति बोध की कविता में फैंटेसी का प्रधानता है। मुक्ति बोध की कविता में किसकी प्रधानता है? तो फैंटेसी की प्रधानता है। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। उत्तरकांड दर्शन का आधार है। उत्तरकांड किसका आधार है? तो दर्शन का आधार है। उत्तरकांड किसका आधार है? क्वेश्चन आ सकता है। तो दर्शन का आधार उत्तरकांड है। मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, यह पंक्ति है किसकी? तो असाध्य बीड़ा देने के समय की राजा देते हैं। असाध्य बीड़ा, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, यह पंक्ति है असाध्य बीड़ा। अंधेरे में कविता में आया रक्तालोक स्नात पुरुष प्रतीक है, तो अंतर मन में निहित क्रांति भावना का प्रतीक है। बादल को घिरते देखा कविता किसकी है? तो नागार्जुन की है। बादल को घिरते देखा कविता नागार्जुन की है। अंधेरे में कविता संकलनकर्ता की गई है, चांद का मुंह टेढ़ा है। अंधेरे में कविता संकलन की गई है, कहाँ की गई है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है, उसमें की गई है। निराला की साहित्य साधना के रचयिता है रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना के रचयिता है रामविलास शर्मा। प्रिय प्रवास के नायक श्री कृष्ण हैं। प्रिय प्रवास के नायक कौन है? तो श्री कृष्ण है। मुंशी प्रेमचंद पहले नवाब राय नाम से उर्दू में रचना कर रहे थे। और कब कर रहे थे? तो 1907 ईस्वी में। संग्रह सोजे वतन जब्त हो गया है। अंग्रेजों के द्वारा कौन सी रचना इनकी जब्त हो गई है? तो सोजे वतन। मुंशी प्रेमचंद के गुरु कौन थे? तो हृदय राम निगम थे। हृदय राम निगम कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद के गुरु थे। और मुंशी प्रेमचंद का नाम पहले नवाब राय था, तो उसको बदल के इनके गुरु जो हृदय राम थे उन्होंने प्रेमचंद रख दिया। झांसी की रानी उपन्यास लिखा है किसने? तो बृंदालाल वर्मा ने लिखा है।
महादेवी वर्मा रचित सतपुड़ा वैदिक मंत्रों का हिंदी अनुवाद है। गियर्सन की पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को बड़ा वृत्त कहा जाता है। नैनों की नीलाम की घाटी, नैनों की नीलाम की घाटी जिस रस घन से छा जाती है, वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। यह पंक्तियाँ किससे ली गई है? तो कामायनी के लज्जा सर्ग से ली गई है। फिर से सुनिए कि नैनों की नीलाम की घाटी जिस रस घन से छा जाती है, वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती है। प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी के लज्जा सर्ग से ली गई है। पहाड़ पर लालटेन, यह किसका कविता संग्रह है? तो मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है पहाड़ पर लालटेन। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन है? तो भुवनेश्वर प्रसाद हैं। फिर से सुनिए, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन है? तो भुवनेश्वर प्रसाद हैं। तांबे के कीड़े यह क्या है? तो लघु नाटक है और इसके लेखक भुवनेश्वर प्रसाद हैं। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो वज्रयानी सिद्ध से है। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध वज्रयानी सिद्ध से है। कान्हा शब्द है क्या है? तो अर्ध तत्सम शब्द है। कान्हा शब्द है अर्ध तत्सम। पतवार का पर्यायवाची है करड़े। पतवार का पर्यायवाची है करड़े। पीपर पात सरस मंडोला में उपमेय क्या है? तो मन है। पीपर पात सरस मंडोला में उपमेय क्या है? तो मन है। गुनाहों की देवी उपन्यास यादवेंद्र शर्मा की रचित है। गुनाहों की देवी उपन्यास यादवेंद्र शर्मा द्वारा रचित है। काली आंधी किसकी रचना है? तो कमलेश्वर कृत उपन्यास है। काली आंधी क्या है? तो उपन्यास विधा है और यह किसकी रचना है? तो कमलेश्वर की रचना है। सरस्वती कंठाभरण के रचनाकार कौन है? तो भोजराज हैं। सरस्वती कंठाभरण के रचनाकार भोजराज हैं। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पर मिला। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पर मिला। गोदान को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। गोदान को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है तथा शहरी कथा, ग्रामीण कथा, इसमें कृषक के मजदूर बनने की समस्या है। क्या क्या है इसको भी जानते हैं। गोदान को कृषक जीवन का क्या कहा जाता है? तो महाकाव्य कहा जाता है। तथा शहरी कथा, ग्रामीण कथा, जिसमें कृषक के मजदूर बनने की समस्या है। मार्क्सवादी आलोचक कौन है? तो रामविलास शर्मा है। मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं कौन? तो रामविलास शर्मा माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासों में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है पृथ्वीराज रासों में? तो 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा कौन सी है? तो अपने अपने पिंजरे है। अपने अपने पिंजरे या पहली दलित साहित्य की पहली आत्मकथा है। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा अपने अपने पिंजरे है। और यह किसकी रचना है? इसको भी जानते हैं। तो मोहनदास नैमिषराय की रचना है। जूठन आत्मकथा किसकी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। जूठन किसकी आत्मकथा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो आगरा में है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो आगरा में है। पहली दलित आत्मकथा लेखिका कौशल्या बसंती, इनकी रचना है दोहरा अभिशाप। दोहरा अभिशाप किसकी रचना है? तो कौशल्या बसंती की है। और पहली दलित आत्मकथा लेखिका के नाम से जानी जाती है कौन? तो कौशल्या बसंती। आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? तो 12 है। आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? तो 12 है। सिद्धों की 84 है और शैव की 63 है, नाथों की 9 है। फिर से सुनिए कि आलवार भक्तों की संख्या 12 है, सिद्धों की संख्या 84 है, नाथों की संख्या 9 है, शैव की संख्या 63 है। शैव की संख्या कितनी है? तो 63 है।
सूत्र की रचना करने के कारण पाणिनि को क्या कहा जाता है? सूत्र की रचना करने के कारण पाणिनि को सूत्रकार कहते हैं। सूत्र की रचना करने के कारण पाणिनि को सूत्रकार कहते हैं। और अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है? तो वृद्धिरादैच है। तथा अंतिम सूत्र आ है। अंतिम सूत्र क्या है? तो आ है। कात्यायन या वररुचि ने वार्तिक ग्रंथ लिखा, इसलिए वार्तिककार कहलाए। कात्यायन या वररुचि ने वार्तिक ग्रंथ लिखा, इसलिए वार्तिककार कहलाए। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, इसलिए यह भाष्यकार कहे जाते हैं। भाष्यकार कहे जाते हैं कौन? तो पतंजलि या महाभाष्य। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, इसलिए ये भाष्यकार कहे जाते हैं। भास के कितने नाटक हैं? भास के 13 रचनाएं हैं। भास की कितने रचनाएं हैं? तो 13 रचनाएं हैं। भास की कितनी रचनाएं हैं? तो 13 रचनाएं हैं। भास कालिदास के पूर्व कवि हैं। भास, क्वेश्चन आ सकता है कि कालिदास के पूर्व कवि कौन है? तो भास हैं। कालिदास विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक थे। कालिदास कहाँ के निवासी थे? तो उज्जैन के निवासी थे। कालिदास कहाँ के निवासी थे? उज्जैन के निवासी थे। कालिदास विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक थे, उज्जैन के निवासी थे। और कालिदास के पूर्व कवि भास हैं। भवभूति का वास्तविक नाम क्या था? तो श्रीकंठ था। भवभूति का वास्तविक नाम क्या था? तो श्रीकंठ था। गोष्ठी में इन्हें क्या कहा जाता था? तो उम्बेक कहा जाता था। उम्बेक कहा जाता था इन्हें गोष्ठी में इन्हें उम्बेक कहा जाता था। किसको? तो भवभूत को। और इनका वास्तविक नाम क्या था? तो श्रीकंठ था। भवभूत का वास्तविक नाम श्रीकंठ था। भवभूत दक्षिण भारत पद्यपुर विदर्भ देश के रहने वाले थे। भवभूत दक्षिण भारत पद्यपुर विदर्भ देश के रहने वाले थे। भवभूत के पिता का नाम नीलकंठ तथा माता का नाम जातुकर्णी था। भवभूत की ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भवभूत की माता का क्या नाम था? तो जातुकर्णी था। और इनके पिता का नाम नीलकंठ था। भवभूत के पिता का नाम क्या था? तो नीलकंठ था। भवभूत के पिता का नाम नीलकंठ था। गारसा दत्त तासी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा। और किस भाषा में लिखा? तो फ्रेंच भाषा में लिखा। और यह फ्रेंच विद्वान थे और फ्रेंच भाषा में लिखे। गारसा दत्त तासी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा किस में? तो फ्रेंच भाषा में लिखा। और यह फ्रेंच भाषा के विद्वान थे। इन्होंने हिंदी और उर्दू के कवियों को शामिल किया, जिसमें कुल कवि कितने थे? 738 कवि थे। इसमें 72 कवि हैं हिंदी के, जो शेष और उर्दू के। 72 कवि हिंदी के थे और सारे उर्दू के कवि थे। यह जो गारसा दत्त तासी ने जो ग्रंथ लिखा, उसको यह ग्रंथ ब्रिटेन और आयरलैंड के प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। कहाँ मुद्रित किया गया था? तो पेरिस में मुद्रित किया गया था। गारसा दत्त तासी का ग्रंथ 2 भागों में आया। गारसा दत्त तासी का ग्रंथ कितने भागों में आया? तो 2 भागों में आया। क्वेश्चन आ सकता है कि गारसा दत्त तासी का ग्रंथ कितने भागों में आया? तो 2 भागों में आया, जिसमें प्रथम भाग का प्रकाशन कब हुआ? तो 1839 ईस्वी में हुआ। और दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। जब दूसरा संस्करण आया तो 3 भागों में बांट दिया गया। जब दूसरा संस्करण आया तो कितने भागों में बांट दिया गया? तो 3 भागों में बांट दिया गया। और इसका समय है 1871। इसका समय क्या है? 1871 ईस्वी है। 1871 ईस्वी है। शुक्ल जी भक्तिकाल को मुस्लिम निराशा की देन कहा है। शुक्ल जी ने भक्तिकाल को क्या कहा है? तो मुस्लिम निराशा की देन कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर इस्लामी जोश के साथ हिंदू धर्म का खंडन करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर इस्लामी जोश के साथ हिंदू धर्म का खंडन करते हैं। शुक्ल जी मसनवी शैली को विदेशी बताया है। शुक्ल जी ने मसनवी शैली को क्या बताया है? तो विदेशी बताया है। शुक्ल जी ने इतिहास जुटाया है, जगाया नहीं। कथन है किसका? तो जैनेन्द्र का कथन है।
फिर से सुनिए कि शुक्ल जी ने इतिहास जुटाया है, जगाया नहीं। यह कथन किसका है? तो जैनेन्द्र का कथन है कि शुक्ल जी ने इतिहास जुटाया है, जगाया नहीं है। 11 जुलाई 1993 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। फिर से सुनिए कि 11 जुलाई 1993 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। 1955 प्रथम राजभाषा उपयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर थे। कौन थे? तो बीजी खेर थे। बिहारी जय सिंह के दरबारी कब थे? बिहारी कौन थे? तो जय सिंह के दरबारी कब थे? बिहारी जय सिंह के दरबारी कब थे? सिद्धों की साधना में जो पूरक तत्व होता है वो क्या होता है? तो ज्ञान होता है। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या होता है? तो साधना होता है। सिद्धों की साधना का जो रूप होता है, कैसे वो लोग साधना करते हैं, वो सारे चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से ट्रिक द्वारा वीडियो में बता दूंगी। तो आप लोग अगर पहली बार हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो ऑडियो जो भी हम बना रहे हैं वो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होगा। तो आप ज़रूर शेयर करिए। आत्मबोध, ज्ञान परोज, उभय मात्रा जो प्राण संकली, शिष्या दर्शन आदि रचनाएं गोरखनाथ की हैं। आइए जानते हैं कि गोरखनाथ की रचना कौन कौन सी है। तो आत्मबोध है, ज्ञान परोज है, उभय मात्रा जोग है और प्राण संकली है, शिष्या दर्शन आदि रचनाएं गोरखनाथ जी की हैं। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना की है, जिसकी भाषा क्या है? तो आवहट्ट भाषा में विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना की है। किस भाषा में? तो आवहट्ट भाषा में। कीर्तिलता किसको समर्पित है? कीर्तिलता जो है कीर्ति सिंह को समर्पित है। कीर्तिलता किसको समर्पित है? तो कीर्तिलता कीर्ति सिंह को समर्पित है। उक्त व्यक्ति प्रकरण किस कवि की है? तो दामोदर कवि की रचना है। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर कवि की रचना है। क्वेश्चन आ सकता है कि वो उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा कि दामोदर कवि की रचना है उक्त व्यक्ति प्रकरण। दोहा और चौपाई की परस्पर नेक्स्ट देखते हैं भक्ति काल तक का इतिहास लिखा किसने? तो रामकुमार वर्मा ने लिखा। भक्ति काल तक का इतिहास किसने लिखा? तो रामकुमार वर्मा ने लिखा। रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का इतिहास क्या नाम है? तो आलोचनात्मक इतिहास है। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी किसकी है? तो भगवती चरण वर्मा की है। रुपया तुम्हें खा गया यह एकांकी किसकी है? तो भगवती चरण वर्मा की है। मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज है। मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत का क्या है? इस्पाती दस्तावेज है। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादनकर्ता कौन है? तो डॉक्टर नामवर सिंह है। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादनकर्ता है डॉक्टर नामवर सिंह। गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? तो गंगा लहरी के रचनाकार हैं पद्माकर। गंगा लहरी किसकी रचना है? तो पद्माकर की रचना है। नागरी प्रचारणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट में तुलसी की 37 रचनाओं का उल्लेख है। कितनी रचनाओं का उल्लेख है? तो 37 रचनाओं का उल्लेख है। विरह बारिश रचना किसकी है? तो बोधा की है। विरह बारिश की रचना है किसकी? तो बोधा की है। बोधा की रचना विरह बारिश है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रौढ़ लेखक किसको माना है? तो राम प्रसाद निरंजनी को माना है। राम प्रसाद निरंजनी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रौढ़ कवि माना है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी को माना है और इनकी रचना क्या है? तो भाषा योग वशिष्ठ इनकी रचना है और यह गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। भाषा योग वशिष्ठ गद्य की प्रथम रचना प्रौढ़ रचना मानी जाती है। फिर से सुनिए, भाषा योग वशिष्ठ गद्य की प्रथम प्रौढ़ रचना मानी जाती है और यह राम प्रसाद निरंजनी की रचना है भाषा योग वशिष्ठ।
स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को माना है। स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को माना है। कला परिच्छेद के लेखक कौन है? तो दंडी हैं। कला परिच्छेद के लेखक कौन है? तो दंडी हैं। जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वापस कर दिया था। ये छपने नहीं दिया था। किसने? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हृदय का मधुभार काव्य कृति किसकी है? तो रामचंद्र शुक्ल की है। हृदय का मधुभार रचना किसकी है? या काव्य कृति है। और किसकी काव्य कृति है? तो रामचंद्र शुक्ल की काव्य कृति है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? तो रासक से माना है। बौद्ध गान और दोहा किन की रचनाओं का संग्रह है? तो सिद्धों की। आदिकाल में अभिमान मेरु कहा गया है पुष्पदंत को। आदिकाल में अभिमान मेरु नाम से जाना जाता है पुष्पदंत को। जैनेन्द्र की पहली कहानी फांसी है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी है। जैनेन्द्र की पहली कहानी फांसी है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। भक्ति काल के तुलसीदास को जातीय कवि कहा जाता है। तुलसीदास को जातीय कवि कहा जाता है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पत्रिका है आनंद कादम्बनी। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पत्रिका कौन सी है? तो आनंद कादम्बनी है, जो मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती है और यह मासिक पत्रिका है और इसका समय है 1881 ईस्वी। फिर से जानिए कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पत्रिका है आनंद कादम्बनी और यह मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती है और यह मासिक पत्रिका है और इसका समय है 1881 ईस्वी। नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका है और ये 1893 इसका समय है। ये भी नागरी नीरद भी किसकी पत्रिका है? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पत्रिका है। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहा जाता है? तो रामायणी कहते हैं। दोहा चौपाई में लिखित पदों को रामायणी कहते हैं। अपभ्रंश का वेदव्यास व भवभूति कहा गया किसको? तो पुष्पदंत को कहा गया। पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेदव्यास व भवभूत कहा गया है। हिंदी का प्रथम कवि किसने किसको कहा? इसको भी जानते हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को कहा। गारसा दत्तासी ने अंगद को कहा। इसका वीडियो बन भी चुका है, अगर पहली बार है तो उसको भी ज़रूर देख लीजिए, बहुत आसान तरीके से बनाए हैं। तो गारसा दत्तासी ने अंगद को और शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को माना है। जॉर्ज गियसन ने पुष्य या पुंड को माना है। मिश्र बंधुओं ने पुष्य या पुंड को माना है। राहुल सांकृत्यायन ने सरापा को माना है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है। गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है प्रथम कवि। कृष्णा सोबती की रचना कौन सी है? तो जिंदगी नामा है। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह है भोर का तारा। भोर का तारा है। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? तो रिक्त कहते हैं। रिक्त। तुलसीदास की 12 रचनाएं रामचंद्र शुक्ल स्वीकार करते हैं। रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास की कितनी रचनाओं को स्वीकार करते हैं? तो 12 रचनाओं को स्वीकार करते हैं। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तो राम बोला था। और इनका जन्म कब हुआ था? इसको आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। और तुलसीदास के स्मार्त वैष्णव की संज्ञा रामचंद्र शुक्ल ने दी थी। फिर से जानिए कि तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव की संज्ञा रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। केशव दास की रामचंद्रिका 39 प्रकाशों में विभक्त है। केशव श्लेष अलंकार के एकलव्य कहे जाते हैं। केशव श्लेष अलंकार के एकलव्य कहे जाते हैं। पहले स्थान पे केशव और दूसरे स्थान पर सेनापति हैं। श्लेष अलंकार के एकलव्य कहे जाते हैं। और रामचंद्रिका में जनकपुर की स्त्रियों से गाली दिलाई यह कार्य केशव ने किया। किसने किया? तो केशव ने किया। चिंतामणि रसवादी कवि है। शुक्ल जी ने प्रथम रीति काव्य का कवि और आचार्य माना है। किसको? तो चिंतामणि को। पद्माकर के बाद सर्वाधिक आश्रय प्रदान दाता हैं कौन? तो कविदेव हैं।
और इन्होंने 6 प्रकार के विलास ग्रंथ लिखे। किसने? तो कविदेव ने 6 प्रकार के विलास ग्रंथ लिखे। अंगद पैज, राम जन्म, भरत मिलाप ईश्वर दास की रचना है। फिर से जानिए कि ईश्वर दास की रचना कौन कौन सी है। तो अंगद पैज है, राम जन्म, भरत मिलाप है, ईश्वर दास की रचना है, ब्रह्मजिन दास की रचना है रामचरित। ब्रह्मजिन दास की रचना क्या है? तो रामचरित है। ईश्वर दास द्वारा रचित अंगद पैज का प्रधान रस वीर रस है। कैकेयी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? चंद्रिका प्रसाद दीक्षित हैं। कैकेयी महाकाव्य के रचनाकार हैं चंद्रिका प्रसाद दीक्षित। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो श्रावकाचार है। यह 933 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें 250 दोहे हैं। यह खंड काव्य है। यह देवसेन की रचना है। देवसेन जैनाचार्य हैं। फिर से जानिए कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? श्रावकाचार है और इसका समय है 933 ईस्वी और 250 दोहे हैं। यह खंड काव्य है। यह देवसेन की रचना है। देवसेन जैनाचार्य है। स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा है। किसने? तो भोला शंकर व्यास ने कहा है। स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा है? तो भोला शंकर व्यास ने कहा है। स्वयंभू की रचना पौमचर्यु है और यह प्रबंध काव्य है। स्वयंभू की रचना का नाम क्या है? तो पौमचर्यु है और यह प्रबंध काव्य है। यह अधूरा ग्रंथ है। इसको पूरा इनके पुत्र त्रिभुवन ने किया। इसको पूरा किसने किया? तो इनके पुत्र त्रिभुवन ने किया। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को किसने कहा? तो अन्य विद्वानों ने अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा? स्वयंभू को कहा। कैकेयी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो चंद्रिका प्रसाद दीक्षित है। चंद्रिका प्रसाद दीक्षित है। अपभ्रंश का वेदव्यास व भवभूति हर्ष माघ कहा गया है पुष्पदंत को। अपभ्रंश का वेदव्यास, भवभूति, हर्ष माघ कहा गया है किसको? तो पुष्पदंत को कहा गया है। अभिमान मेरु भी कहा जाता है किसको? तो पुष्पदंत को कहा जाता है। और पुष्पदंत के कुछ ग्रंथ इस प्रकार हैं। तो अड़य कुमार चर्यु है, अड़य कुमार चर्यु है, जसहर चर्यु है, महापुराण है। ये रचना किसकी है? तो पुष्पदंत की है। फिर से जानिए कि पुष्पदंत की रचना कौन कौन सी है। तो अड़य कुमार चरितु है, अड़य कुमार चर्यु, जसहर चर्यु, महापुराण है। अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है? तो संदेश रासक है। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक, जिसमें 232 पद्य हैं। संदेश रासक है जिसमें 232 पद्य हैं। 3 प्रकरणों में यह खंड काव्य है। इसमें वियोगिनी की विरह दशा का वर्णन किया गया है। अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक में वियोगिनी की विरह दशा का वर्णन किया गया है। हिंदी में 6 ऋतु परंपरा की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, यानी कि संदेश रासक से मानी जाती है 6 ऋतुओं की परंपरा। राम सिंह की रचना कौन सी है? तो पाहुड़ दोहा है। पाहुड़ दोहा है। पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या होता है? ये जानते हैं कि पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या होता है? तो दोहों का उपहार। दोहों का उपहार इसका अर्थ होता है दोहों का। पाहुड़ दोहा का जो अर्थ होता है वो होता है दोहा का उपहार। सराहपा की रचना है दोहा कोश। सराहपा की कौन सी रचना है? तो दोहा कोश रचना है। धनपाल की रचना क्या है? तो भविष्यत कथा है। इसका दूसरा नाम है सूर्य पंचमी रास। सूर्य पंचमी रास है धनपाल की रचना। भविष्यत कथा का दूसरा नाम है सूर्य पंचमी रास। सराहपा की रचना है दोहा कोश। सराहपा की रचना कौन सी है? तो दोहा कोश है। सराहपा ने 32 ग्रंथ लिखे। सराहपा ने कितने ग्रंथ लिखे? तो 32 ग्रंथ लिखे, जिसमें से एक दोहा कोश ही मिलता है। जिसमें से क्या मिलता है? तो दोहा कोश ही मिलता है। सिद्धों की संख्या कितनी थी? सिद्धों की संख्या जो थी वो 84 थी। सिद्धों का सिद्धांत क्या था? तो महासुखवाद था। इससे भी क्वेश्चन बन चुके हैं, इससे भी वीडियो बना चुके हैं कि सिद्धों से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में उसके वीडियो बन चुके हैं, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए। पृथ्वीराज रासों में 69 सर्ग हैं। पृथ्वीराज रासों में कितने सर्ग हैं? तो 69 सर्ग हैं। पृथ्वीराज रासो सुख की संवाद में लिखा गया था।
पृथ्वीराज रासो में कौन सा संवाद है? तो सुख-सुखी संवाद है। पृथ्वीराज रासो का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और चंद्रवरदाई के वंशज में भक्त कवि थे सूरदास। चंद्रवरदाई के वंशज में भक्त कवि कौन थे? तो सूरदास थे। सूरदास को अष्टछाप का जहाज किसने कहा? तो विट्ठल नाथ ने कहा। सूरदास को अष्टछाप का जहाज किसने कहा? तो विट्ठल नाथ ने कहा। विद्यापति की 16 रचना है। विद्यापति की कितनी रचनाएं हैं? तो 16 रचनाएं हैं। एक मैथिली में है, 2 अवहट्ट में है और 13 संस्कृत में है। फिर से जानिए, विद्यापति की 16 रचना है, जो एक मैथिली में है, 2 अवहट्ट में है और 13 संस्कृत में है। खुमाण रासो दलपत विजय की रचना है। खुमाण रासो किसकी रचना है? तो दलपत विजय की रचना है। सारंगधर की रचना है हमीर रासो। सारंगधर की रचना क्या है? तो हमीर रासो है। खेलन कवि कहा गया है किसको? तो विद्यापति को खेलन कवि कहा गया है। विद्यापति को और क्या क्या कहा गया है? तो दशावतार कहा गया है, पंचानन कहा गया है, अभिनव जयदेव भी कहा जाता है विद्यापति को, और नव कवि भी कहा जाता है विद्यापति को। खेलन कवि भी कहा जाता है विद्यापति को। फिर से जानिए, विद्यापति को खेलन कवि, दशावतार, पंचानन, अभिनव जयदेव और नव कवि कहा जाता है किसको? तो विद्यापति को। पृथ्वीराज रासो का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो कर्नल टाड ने किया था। पृथ्वीराज रासो का अंग्रेजी अनुवाद कर्नल टाड ने किया था। आलखंड का अनुवाद डब्ल्यू वाटरफील्ड ने किया। आलखंड का अनुवाद डब्ल्यू वाटर ने किया। हिंदी में प्रथम 12 मासा विसलदेव रासो में मिला था। हिंदी में प्रथम 12 मासा किस में मिला? तो विसलदेव रासो में मिला। और यह नरपत नाल की रचना है। विसलदेव रासो किसकी रचना है? तो नरपत नाल की रचना है। और इसमें 125 या 128 मिलता है। परमाल रासो किसकी रचना है? तो जगनिक की रचना है। परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की रचना है। यह 36 कांड में रचित यह प्रबंध काव्य है। परमाल रासो प्रबंध काव्य है और यह जगनिक की रचना है और यह 36 कांड है। इसमें परमाल रासो को आलखंड के नाम से भी जाना जाता है। परमाल रासो को और क्या कहा जाता है? तो आलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके नायक कौन है? तो आल्हा और उदल थे। इसके जो जगनिक जो परमाल रासो है, इसके नायक कौन है? तो आल्हा और उदल थे। विद्यापति ने गोमती नदी और जौनपुर का नाम कीर्तिलता में किया है। विद्यापति ने गोमती नदी तथा जौनपुर का नाम कीर्तिलता में आया है। विद्यापति की जो रचना कीर्तिलता है उसमें जौनपुर का नाम और गोमती नदी का नाम आया है। कवियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा गया। कवियों का राजकुमार अमीर खुसरो को कहा गया। ईश्वरी प्रसाद ने कहा। किसने कहा? तो ईश्वरी प्रसाद ने कहा। कृष्ण भक्ति की शुरुआत विद्यापति की पदावली से हुई है। कृष्ण भक्ति की शुरुआत कब से हुई है? तो विद्यापति की पदावली से हुई है। आधुनिक भाषा में कृष्ण भक्ति मिलती है विद्यापति की पदावली में। आधुनिक भाषा में कृष्ण भक्ति मिलती है कब से? ये तो विद्यापति की पदावली में। मैथिली गद्य हिंदी की प्रथम रचना बड़ रत्नाकर है। मैथिली गद्य हिंदी की प्रथम रचना बड़ रत्नाकर है। ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखा। यह कोश ग्रंथ है। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। और बड़ रत्नाकर किसकी रचना है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। और यह कोश ग्रंथ है। यह कोश ग्रंथ है और इसका समय है 14वीं शताब्दी। यहाँ इसका जो समय है, बड़ रत्नाकर का समय है 14वीं शताब्दी। अमीर खुसरो का समय 13वीं शताब्दी थी। अमीर खुसरो का समय कब था? तो 13वीं शताब्दी थी। उपनाम इनका था अब्दुल हसन अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का उपनाम क्या था? तो अबुल हसन अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो का ग्रंथ कौन कौन सा है? तो खालिक बारी है, नजरा ये हिंद है, हालाते कन्हैया। हालाते कन्हैया किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की रचना है। खालिक बारी किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। नजरान ए हिंदी किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की रचना है। भारत का तूती अमीर खुसरो को कहा जाता है। भारत का तूती किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है।
खड़ी बोली का आदि या प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। विश्वकोशात्मक ग्रंथ अमीर खुसरो का खालिक बारी है। विश्वकोशात्मक ग्रंथ अमीर खुसरो का क्या है? तो खालिक बारी है। कवियों का राजकुमार किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा गया है। हिंदी में चंपू काव्य की शुरुआत राउल बेल से हुई है। चंपू काव्य की शुरुआत राउल बेल से हुई है। हिंदी में चंपू काव्य की शुरुआत राउल बेल से हुई है। 10वीं या 11वीं शताब्दी के बीच राउल बेल की रचना हुई। 10वीं या 11वीं के बीच शताब्दी के बीच राउल बेल की रचना हुई। राउल बेल की रचना कब हुई? तो 10वीं या 11वीं शताब्दी के बीच हुई राउल बेल की रचना। आदिकालीन शिलांकृत रचना कौन सी है? तो राउल बेल है। राउल बेल आदिकालीन शिलांकृत रचना है। राउल बेल। आदिकालीन व्याकरण ग्रंथ है कौन सा? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण है। यह लिखा गया कब? तो 12वीं शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है। आदिकालीन व्याकरण ग्रंथ कहा जाता है किसको? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है और इसका समय माना जाता है 12वीं शताब्दी। दलित साहित्य में प्रथम आत्मकथा लिखने वाले हैं मोहनदास नैमिषराय हैं, जिनका नाम है जो प्रथम आत्मकथा है वह है अपने अपने पिंजरे, और इसके रचनाकार कौन है? तो मोहनदास नैमिषराय हैं। बसंत विलास रचना किसकी है? तो इसके कवि का नहीं पता चला। जो बसंत विलास है इसके कवि अज्ञात हैं, इनका नाम नहीं पता। आदिकालीन शिलांकृत रचना कौन सी है? तो राउल बेल है। जूठन आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। जूठन आत्मकथा किसकी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है किस? यह पहला खंड है किसकी आत्मकथा है? तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। इसे भी वीडियो बन चुके हैं और ट्रिक द्वारा वीडियो बन गया है, तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। और 4 भागों में प्रकाशित हुआ। कौन कौन से ये भाग हैं? तो नंबर 1 क्या भूलूं क्या याद करूं, जिसका समय है 1969 ईस्वी, और नंबर 2 नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी, और 1978 ईस्वी बसेरे से दूर, और 1985 10 द्वार के सोपान तक। यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है और जो 4 भागों में प्रकाशित हुई। जहाज का पंछी उपन्यास किसका है? तो इलाचंद्र जोशी का है। जहाज का पंछी उपन्यास किसका है? तो इलाचंद्र जोशी का है। अतीत का चलचित्र किसका है? तो महादेवी वर्मा का है। सन 42 के संस्करण की कृति किसकी है? तो श्री राम शर्मा की है। संस्मरणात्मक कृति है और किसकी है? तो श्री राम शर्मा की है। सन 42 के संस्मरण। सन 42 के संस्मरण किसकी कृति है? श्री राम शर्मा की कृति है। मनमय नाथ गुप्त को छायावाद का आलोचक माना जाता है। मनमय नाथ गुप्त को छायावाद का आलोचक माना जाता है। संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है? तो भास हैं। शिकार साहित्य के जन्मदाता हैं श्री राम शर्मा। शिकार साहित्य के जन्मदाता कौन है? तो श्री राम शर्मा है। पदम सिंह शर्मा को हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जनक कहे जाते हैं। पदम सिंह शर्मा हिंदी में तुलनात्मक आलोचनात्मक के जनक कहे जाते हैं। बजारे हुस्न प्रेमचंद के उपन्यास, उर्दू रूप में सेवा सदन, 1918 ईस्वी। इसका समय है 1918 ईस्वी। इंदुमती छाया मानी जाती है टेम्पेस्ट की। तिरिछ कहानी है उदय प्रकाश की। तिरिछ कहानी किसकी है? तो उदय प्रकाश की कहानी है। रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्र किसकी है? तो देवेंद्र सत्यार्थी की है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त। अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो प्रकाश चंद्र गुप्त है। केदारनाथ अग्रवाल को प्रगतिवाद के पंत कहे जाते हैं। केदारनाथ अग्रवाल क्या कहे जाते हैं? तो प्रगतिवाद के पंत कहे जाते हैं। भवभूति का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ उत्तरामचरित है, जो गौड़ीय रीत के कवि हैं। भवभूति किस रीत के कवि हैं? तो गौड़ीय रीत के कवि हैं।
साहित्य जनता की बाड़ी है, कथन किसका है? तो रामविलास शर्मा का है। साहित्य जनता की बाड़ी है, कथन किसका है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। इंदुमती छाया मानी जाती है टेम्पेस्ट की। तिरछ कहानी है उदय प्रकाश की। अर्थ प्रकृति है क्या? तो बीज बिंदु पताका प्रकृति कार्य। नरक दर नरक उपन्यास की लेखिका है ममता कालिया। फिर से सुनिए कि नरक दर नरक उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ममता कालिया है। नाट्य वृत्ति 4 होती है। नाट्य वृत्ति कितनी होती है? तो 4 होती हैं। नंबर 1 सात्वती, नंबर 2 आर्भटी, नंबर 3 कौशिकी, नंबर 4 भारतीय। कितनी होती है नाट्य वृत्ति? कितनी होती है? क्वेश्चन आ सकता है कि नाट्य वृत्ति कितनी होती है? तो 4 होती हैं। अरण्य तंत्र उपन्यास किसका है? तो गोविंद मिश्र का है। अरण्य तंत्र उपन्यास किसका है? तो गोविंद मिश्र का है। साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान भगत निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण। तुलसी की पंक्तियां हैं दोहावली से। यह किसकी पंक्तियां हैं? तो तुलसी की पंक्तियां हैं और यह दोहावली से ली गई हैं कि साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान भगत निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण। यह किसकी पंक्तियां हैं? तो तुलसीदास की पंक्तियां हैं और दोहावली से यह रचित है। तुलसी को मंगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहा विंसेंट स्मिथ ने। तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहा किसने? तो बेसेंट स्मिथ ने कहा। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले आलोचक कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले आलोचक कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसी धर्म ध्वज है, कथन किसका है? तो चतुरसेन शास्त्री का है। तुलसी धर्म ध्वज है, यह कथन किसका है? तो चतुरसेन शास्त्री का है। कलिधर्मा धर्म निरूपण को तुलसी की प्रामाणिक रचना मानने वाले आलोचक हैं रामकुमार वर्मा। कलिधर्मा धर्म निरूपण को तुलसी की प्रामाणिक रचना मानने वाले आलोचक कौन है? तो रामकुमार वर्मा है। रामकुमार वर्मा है। तराने हिंदी के गायक कौन है? तो डॉक्टर इकबाल हैं। बघौली उपबोली किसकी है? तो अवधि की है। बघौली उपबोली किसकी है? तो अवधि की उपबोली है। शेर शाह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं कौन? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। शेर शाह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। साखी का अर्थ होता है साक्षी। सौष्ठववादी आलोचक है नंद दुलारे वाजपेयी। सौष्ठववादी आलोचक कौन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी है। जिसका चिंता नहीं हो सकता उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो अचिंत्य कहेंगे। अचिंत्य। अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक सयानंद बाक नहीं पक्ति के रचनाकार कौन है? तो घनानंद है। राजनीतिक दृष्टिकोण से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भक्ति आंदोलन का उदय माना जाता है। फिर से सुनिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भक्ति आंदोलन का उदय माना जाता है। नम्न अलवार का संस्कृत नाम है षटकोप। राम भक्ति के प्रथम कवि माने जाते हैं नम्न अलवार। बंगाल में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व चैतन्य महाप्रभु ने किया। बंगाल में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो चैतन्य महाप्रभु ने किया। उत्तरी भारत में वल्लभाचार्य ने किया। कछुआ धर्म मारे सिमोहि कुठाओं के चर्चित निबंधकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कछुआ धर्म मारे सिमोहि कुठाओं के चर्चित निबंधकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य निर्णय। भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य निर्णय। आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। यह किसकी पंक्ति है? तो भिखारी दास की पंक्ति है। फिर से सुनिए, आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। यह भिखारी दास की कृति है। सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना किसने की? तो जान कवि ने की। सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना किसने की? तो जान कवि ने की। भिखारी दास की कृति है रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा,
छंदोर वर्ड पिंगल शतरंज शतिका। फिर से सुनिए कि भिखारी दास की कृति कौन कौन सी है। तो श्रृंगार निर्णय है, विष्णु पुराण भाषा है, रस सारांश है और छंदोरव पिंगल है, शतरंज शतिका है। ये सारी रचना भिखारी दास की रचना है। भिखारी दास देवगा प्रतापगढ़ के थे। भिखारी दास कहाँ के थे? तो देवगा प्रतापगढ़ के थे। तुलसीदास ने कवितावली की रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है। तुलसीदास ने कवितावली की रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है। पुष्टि मार्गी साधना वल्लभ संप्रदाय की मान्य भक्ति पद्धति है। नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक है वीरेंद्र मिश्र। नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कौन है? तो वीरेंद्र मिश्र है। जहाँ गांठ तहाँ रस नाही, यह जानत सब कोय। यह पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार है कि जहाँ गांठ